8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 11। नज़म है रेल का सफ़र। पढ़ने से पहले पूछिए किसी मज़ाहिया शायर का नाम बताएं। जवाब है सैयद ज़मीर जाफ़री और अनवर मसूद। सवाल नंबर 2, कोई मज़ाहिया शेर सुनाएं। जवाब में हम अनवर मसूद की शायरी के 2 अशार पढ़ेंगे। मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। रात को बच्चे पढ़ाई की अजियत से बचे, इनको टीवी का बहुत ममनून होना चाहिए। अहम अल्फाज पढ़ते हैं और उसके मायने जानते हैं। मिल्लत बैज़ा के मायने हैं मुसलमान कौम। मर्दमशुमारी के मायने हैं लोगों को गिनना। मोर्चा बंद हिफाजती मकसद के लिए किसी जगह पर मौजूद होना। ताजे सरे दारा यानी दारा बादशाह का ताज, ये एक ईरान का बादशाह था। लंगोटी कसना यानी मुकाबले के लिए तैयार होना। मीनारे आतिशदान हुक्के का आग वाला हिस्सा। तीरो नश्तर मायनी है इसका मुख्तलिफ जंगी हथियार। मजलिस बेदार अक्लमंद लोगों की मजलिस। अवामुन्नास के मायनी हैं आम लोग। मरकज़ी ख्याल। इस नज़म में शायर सैयद ज़मीर जाफ़री ने रेल के सफ़र का एक जायज़ा पेश किया है कि लोग किस तरह रेल के डब्बे में सवार होते हैं। अजीब नज़ारा होता है, कोई खिड़की के रास्ते अंदर घुसता है तो कोई दरवाजे के रास्ते से। मुसाफिर लोग गन्ने, चारपाई, बिस्तर और बहुत सारा सामान जो एक ही रस्सी से बंधा होता है लेकर डब्बे में घुसने की कोशिश करते हैं। रेल में बैठकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करते हैं और यूं अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। अशार की तशरीह करते हैं। बन नंबर 1। इसी में मिल्लत बैज़ा समा जा कूद जा भर जा, तेरी किस्मत में लिखा जा चुका है तीसरा दर्जा। ना गुंजाइश को देख इसमें, ना तो मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। मिल्लत बैज़ा के मायने हैं मुसलमान कौम। किस्मत नसीब। ना गुंजाइश होना यानी समाने की जगह ना होना, वसअत ना होना। मर्दमशुमारी मायने है इसका आदमियों को गिनना। लंगोटी कसना यानी तैयार होना। तशरीह। इस बन में शायर सैयद ज़मीर जाफ़री रेलगाड़ी में सवार होने का मंजर पेश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे मुसाफिरों का हजूम है और वो सब तीसरे दर्जे के डब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आम मुसाफिरों की किस्मत में तीसरा दर्जा होता है। गरीब लोगों के पास पैसे ज़्यादा नहीं होते। पहले दर्जे वाले डब्बों का किराया ज़्यादा होता है और क्योंकि तीसरा डब्बा सस्ता होता है तो इसमें हर तरह के मुसाफिर बैठते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। इसमें मुसाफिरों की तादाद की कोई हद नहीं होती। जितने मुसाफिर चढ़ सकते हैं चढ़ जाएं, जो अंदर घुस सकते हैं घुस जाएं, बाकी दरवाजे पर खड़े हो जाएं, कोई पाबंदी नहीं। शायर मुसलमान कौम से कहता है कि तुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए कि गाड़ी में कितने मुसाफिर सवार हैं। तू बस अल्लाह का नाम लेकर तैयारी कर और बस किसी तरीके से डब्बे में घुस जा और जहाँ जाना चाहता है जा। बंद नंबर 2। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पे दे मारा। किसी ने दूसरी खिड़की से जब देखा ये नज़ारा, ज़मीं पर आ रहा धम से कोई ताजे सरे दारा। मोर्चा बंद यानी मोर्चे पर रहने या लड़ने वाली फौज। ललकारना यानी नारा लगाना। नज़ारा मंजर को कहते हैं। धम से यानी ज़ोरदार आवाज़ से। ताजे सरे दारा, दारा जो था वो एक ईरान का बादशाह था, उसके सर का ताज। तशरीह। इस बन में शायर मज़ाहिया अंदाज में रेलगाड़ी में सवार होने के मंजर को बयान करते हुए कहता है कि जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो मुसाफिर ने खिड़की से अंदर मौजूद लोगों को आवाज़ दी, जो डब्बे में ऐसे दुबके बैठे थे जैसे कोई जवान दुश्मनों से बचकर मोर्चे में जा घुसा हो। मुसाफिर ने नारा लगाकर कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ सवार होने के लिए आ रहा हूँ। इसने अपने सर की सामान से भरी गठरी खिड़की से अंदर फेंक दी। शायर कहता है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ मुसाफिर दरवाजे से तो कुछ खिड़की से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। मुसाफिर ने देखा कि दरवाजे पर लोगों की भीड़ ज़्यादा है तो इसने खिड़की के रास्ते अपना सामान अंदर फेंक दिया, जो दूसरों के सर पर जाकर लगा। दूसरी खिड़की के मुसाफिर इस मंजर को देख रहे थे।
सामान इस तरह गिरा कि जैसे दारा बादशाह का निहायत कीमती ताज जोरदार आवाज से जमीन पर आ गिरा हो, यानी सामान के गिरने की आवाज जोरदार थी। बंद नंबर 3। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, वो घर की चार पाई तक उठा लाया है डब्बे में। खड़े हुक्के बिमा मीनारे आतिशदान तो देखो, ये कौमे बेसरो सामान का सामान तो देखो। बिमा के मायनी है साथ, आतिशदान आग जलाने की जगह, बेसरो सामान यानी मजबूर बेयारो मददगार। तशरी। इस बंद में शायर बड़े दिलचस्प अंदाज से रेलगाड़ी में सवार होने वाले मुसाफिरों के सामान को बयान करते हुए कहता है कि मुसाफिर दौरान सफ़र बहुत ज़्यादा सामान ले आते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती। सामान इतना ज़्यादा होता है कि मुसाफिरों के लिए जगह कम पड़ जाती है। जैसे एक मुसाफिर अपने साथ रेलगाड़ी में ढेर सारे गन्ने ले आया, तो कोई मुसाफिर अपने सामान में घर की चारपाई तक ले आया। मुसाफिरों का ये सामान रुकावट का बाइस बनता है, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग अपने साथ हुक्के और आतिशदान तक रेल के डब्बे में ले आते हैं। ज़मीर जाफरी तंज़िया अंदाज अपनाते हुए कहते हैं कि ये कौम जो ख़ुद को बेसरो सामान कहती है, वैसे तो इसके पास कोई सामान नहीं होता, लेकिन जब सफ़र करते हैं तो इतना सामान होता है जैसे अपना पूरा घर उठाकर ले आए हों। बंद नंबर 4। वो एक रस्सी में पूरा लाव लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीरों नश्तर बांध लाए हैं। सुराही से घड़ा, रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। लाव लश्कर कहते हैं फ़ौज और उसके साजो सामान को, नश्तर कहते हैं नोकदार आले को। सुराही पानी का बर्तन और दस्तरखान खाने की चादर को कहा जाता है। तशरी। इस बन में शायर कहता है कि ज़रा इन मुसाफिरों को मुलाहिज़ा कीजिए कि एक ही रस्सी में इनके पास जो कुछ था सब बांध कर ले आए हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी फ़ौजी महाज पर लड़ने आए हैं, यानी इनका सामान बहुत ज़्यादा है। इन मुसाफिरों की हालत का अंदाज़ा लगाएं कि इनके पास एक बिस्तर है जिसमें बहुत सी चीज़ें बांध कर ले आए हैं, जो तीरों और चाकू की तरह तेज़ हैं, जिनसे दूसरे मुसाफिर ज़ख्मी भी हो जाते हैं। इतना सामान दूसरे मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस बनता है। ज़्यादा सामान की वजह से इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। लोग एक दूसरे से खुद नहीं लड़ते, बल्कि इनकी मुतल्लका चीज़ें इनके दरमियान लड़ाई का सबब बन जाती हैं। ये चीज़ें जब भीड़ होने की वजह से एक दूसरे से टकराती हैं तो ऐसा मंजर पेश कर रही होती हैं जैसे ये चीज़ें भी आपस में लड़ रही हैं। रश ज़्यादा होने की वजह से पता नहीं चलता कि कौन किससे लड़ रहा है। मालूम हुआ कि एक मुसाफिर दूसरे मुसाफिर से नहीं लड़ता, बल्कि इनकी सुराही, घड़ा और दस्तरखान जैसे साजो सामान एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सामान ज़्यादा होता है तो मुसाफिरों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से मुसाफिरों की आपस में लड़ाई भी हो जाती है। और ज़्यादा सामान जब आपस में टकराता है तो भी ऐसा शोर पैदा होता है जैसे लड़ाई हो रही है। तो पता चलता है कि जी लड़ाई मुसाफिरों के दरमियान नहीं हो रही, बल्कि वो चीज़ें जो लेकर आए हैं वो आपस में लड़ रही हैं, यानी शोर पैदा कर रही हैं। बन नंबर 5। इधर कोने में जो एक मजलिस बेदार बैठी है, किराए पर इलेक्शन के लिए तैयार बैठी है। सियासत में दमादम अपना चमचा मारते जाएं, अगर चाह हारते जाएं मगर ललकारते जाएं। बहम यूं गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। आशनाई हो जाती है मतलब जान पहचान हो जाती है। तशरी। नज़म के आखिरी बंद में शायर रेलगाड़ी के डब्बे में सवार लोगों के दरमियान होने वाली तरह तरह की गुफ्तगू का जिक्र करता है, जो हर तरह के मौजू पर बहस कर रहे होते हैं। शायर कहता है कि रेल के सफ़र के दौरान कोने में लोगों की ऐसी मजलिस भी दिखाई देगी जो सियासत को ज़ेर बहस ला रही होगी। इनकी गुफ्तगू यूँ होगी कि जैसे अभी वो इलेक्शन के लिए तैयार हों। वो सियासत पर मुसलसल बहस के दौरान हारते भी हैं, लेकिन हारने के बावजूद अपनी हार तस्लीम नहीं करते और दूसरों को ललकारते हैं यानी अपनी रोबदार आवाज़ में अपनी बात को वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। यूँ मुसाफिर आपस में बातें भी करते हैं, बहसो मुबाहिसा भी होता है,
بعد لڑائی جھگڑے تک بھی پہنچ جاتی ہے، پھر آپس میں صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے واقف کار بھی بن جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ریل کا سفر خوب دلچسپ ہوتا ہے۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، پاکستان کا بلند ترین ریلوے اسٹیشن کہاں ہے؟ جواب ہے کان مہترزئی بلوچستان پاکستان کا بلند ترین ریلوے اسٹیشن ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان ریلوے کا عجائب گھر کہاں ہے؟ جواب ہے گولڑہ شریف اسٹیشن کو ریلوے عجائب گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔